मेरे पास ये लग्ज़री नहीं थी कि मैं डिसाइड करूँ मैं कब पढ़ूँ और मैं कब ना पढ़ूँ। देखो, एक बैकवर्ड जगह से आती है ये लड़की और तुमको हरा गई। इट वाज़ सॉर्ट ऑफ शेम ऑन यू। और इसका एहसास मुझे कई बार दिलाया गया। मैंने देखा कि कैसे एक 10-10 लोगों की फैमिली एक कमरे में रह रही थी। न्यूज़ मिलती है कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। वो कश्मीर में थे और मैं हेलो, मैं शनाब हफ्सा मलिक। तो ये जो भाषा अभी आपने सुनी ये थी कश्मीरी। मैं एक लड़की हूँ कश्मीर से और मुझे पता है आपने कश्मीर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आज आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाते हैं। मेरा जन्म हुआ था 1991 में। जबकि कश्मीर में इंसर्जेंसी का पीरियड चल रहा था, हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पापा एक बैंक मैनेजर थे और उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी। कभी-कभी ऐसे दिन आए जब हमें पता नहीं था कि वो अगर सुबह घर से निकले, क्या वो सही सलामत वापस आते या नहीं। तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम कहीं और चले जाएँ, जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन सेफ़ रहेगी, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी सेफ़ रहेगी। तो हम चले 1996 में श्रीनगर, जहाँ पे मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई। जहाँ हमने 2-3 साल अच्छे से गुज़ारे, पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, स्कूलिंग भी ठीक हो रही थी और वहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी भी मिली। उसके बाद जीवन ने कुछ और ही टर्न ले ली जब 1999 में मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई हैदराबाद। और पहले बहुत एक्साइटमेंट थी, अच्छा लगा, नया माहौल था, एक नई दुनिया थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्कूल चल रहा था, सब अच्छा लग रहा था। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब समय बीतता गया, मुझे ये समझ आया कि मैं बाकी बच्चों से अलग थी। और कहीं न कहीं मुझे ये एहसास दिलाया गया कि मेरा जो कल्चर था मेरा जो खाना था, जिस तरह से मैं बोलती थी, मेरे बोलने का तरीका या मेरा एक्सेंट वो काफ़ी अलग था। और कभी-कभी इस बात को लेके मेरा मज़ाक भी उड़ाया जाता था। और ऐसे-वैसे बहुत मुश्किल समय भी बीता। स्कूल में किसी न किसी तरह से मैंने सर्वाइव करने की कोशिश की। कई टीचर्स का सपोर्ट भी मिला और धीरे-धीरे मैंने टैकल करना सीखा कि कैसे मैं बुलिंग के साथ, कैसे मैं डिस्क्रिमिनेशन के साथ, भेदभाव के साथ लड़ना सीखूँ। मैंने धीरे-धीरे खुद को एस्टैब्लिश करना चाहा, मैंने स लीडरशिप की पोज़ीशंस ली, जो कॉम्पिटिशन आया मैंने उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की। और धीरे-धीरे मैं पहले क्लास लीडर बनी और उसके बाद मैं स्कूल लीडर बनी। स्पीच कॉम्पिटिशन्स आते, मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरती थी, लेकिन फिर भी मैं हिस्सा लेती थी। और इवन दो मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँ और कहीं न कहीं मैंने जीतना सीखा। और इसी वजह से मैं फाइनली 10th तक गुज़ारा करते-करते मैंने 75% लाए अपनी 10th परसेंटेज। अब इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 9th और 10th में हमारे स्कूल में बिल्कुल फिज़िक्स और मैथ्स के कभी टीचर्स होते थे, कभी नहीं होते थे। 10th के ज़्यादातर समय के लिए सोचो कि साल के 9 महीने के लिए ना हमारा फिज़िक्स टीचर था और ना ही हमारा मैथ्स टीचर था। और इससे काफ़ी स्ट्रगल हुआ। इनफैक्ट मेरा मैथ्स स्कोर इतना कम था कि मेरी परसेंटेज 75 थी, लेकिन मैथ्स और फिज़िक्स में मैं बारली पास कर गई। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें ऑलमोस्ट फुल स्कोर था। तो चलो कुछ बात थी कि चलो मैं खुश रहूँ, एटलीस्ट मैंने सब सब्जेक्ट्स नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की। और इसके बाद मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। ये मेरी अपनी चॉइस थी, किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी कि मैं आगे जाके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ूँ। मुझे डॉक्टर बनने का तब शौक था। ये पता नहीं था कि डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी, लेकिन ये पता था कि हाँ, डॉक्टर बनूँ तो इज़्ज़त काफ़ी मिलेगी, जैसे सबको सिखाया जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आप डॉक्टर बनो, तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे फर्स्ट सेक्शन में रखा गया था, तो एक तरह से वो सेल्फ एस्टीम बूस्ट था क्योंकि आपको समझाया जाता है कि या तो आप टॉपर हो या तो आप कुछ नहीं हो। तो मैं टॉपर बनना चाहती थी और धीरे-धीरे मुझे यहाँ पे ये समझ आया कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो समझ ही नहीं आ रही है, अब क्या होगा? अब यहाँ ऐसा होता था कि हर मंडे को एग्ज़ाम्स होते थे और मुझे धीरे-धीरे ये समझ आने लगा कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो समझ नहीं आ रही है क्लास में, क्योंकि जो 10th और 9th में छूट गया था, वो अब कवर नहीं हो रहा था। तो जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, इवेंचुअली वही चीज़ हो गई। हमें कहा गया था कि अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करोगे, तो आपको सेक्शंस में डिमोट किया जाएगा। और मुझे तब ये लगता था कि इससे बड़ी बेइज़्ज़ती लाइफ़ में हो नहीं सकती
और यहीं पे जीवन खत्म हो जाएगा अगर डिमोट किया गया तो। और मुझे याद है कि मैं एग्ज़ाम मंडे को होता था, तो मैं हर संडे या सैटरडे बीमार पड़ जाती थी। और 1-2 एग्ज़ाम्स मैंने मिस भी किए और जो भी एग्ज़ाम्स दिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था। तो डिमोशन हो गई, पहली डिमोशन हो गई और जब तक मैं सेकंड ईयर में पहुँच गई तो 2 डिमोशंस हो चुकी थी और मैं पहुँच गई थी 3rd सेक्शन में। और मेरे लिए ये दिस वाज़ अ ह्यूज हिट टू माय सेल्फ एस्टीम, दिस वाज़ अ ह्यूज ब्लो। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे अपने आप को ऐसा लगा कि मैं तो लूज़र हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ सही करनी थी लाइफ़ में और वो भी मैं नहीं कर पाई। तो जब ऐसा हुआ मेरा जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट था वो बिल्कुल टूट चुका था और मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो ख़त्म कर देते हैं 12th और फाइनली 84% के साथ मेरा जो है 12th वो ख़त्म होता है। तो ग्रेजुएशन करनी थी, अब मुझे पता था कि घर पे तो बैठना नहीं था। इवन घरवाले काफ़ी सपोर्टिव थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो करना चाहते हो करो। तो मम्मी काफ़ी निराश थी क्योंकि तीनों बच्चों में से कोई डॉक्टर नहीं बना तो ये खुद में एक बेइज़्ज़ती थी। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने भी कहा कि जो आप करना चाहते हो चलो करो। तो मैंने सोचा चलो घर पे तो बैठना नहीं है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आगे तो पढ़ाई करनी है, मेरी बहन भी पढ़ रही है, पेरेंट्स ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं यहाँ तक आने के लिए, तो पढ़ लेते हैं। तो मेरी बहन जो थी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मेरे लिए फॉर्म लेके आई, तो मैंने देखा कि साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है और मैंने सोचा कि साइकोलॉजी अच्छी लग रही है क्योंकि अपने आप को समझने में ये हेल्प करेगी, तो क्यों ना साइकोलॉजी ले लें, ईज़ी लग रहा है, मैथ्स भी नहीं है इसमें, जो कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और बाद में पता लगता है कि ये तो आधा का आधा मैथ्स ही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने साइकोलॉजी ले ली और जब पहली बार मैंने साइकोलॉजी पढ़ी क्लास में, तो एक तरह से मेरी दुनिया बदल गई। मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि शिक्षा कितनी अच्छी हो सकती है, हाउ ब्यूटीफुल एजुकेशन कैन बी एंड दिस वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही तो मैं करना चाहती थी, यही तो मैं पढ़ना चाहती थी, दिस इज़ परफेक्ट। और मेरा इंटरेस्ट जो है स्टडी में वापस आने लगा। कुछ बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर्स थे, जो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मन करता था कि सारा दिन क्लास में ही बैठें और शाम को भी पढ़ते बैठें। अब यहाँ पे भी रुकावटें तो आनी ही थी। जैसा मैंने बचपन में महसूस किया था कि मैं फिट इन नहीं होती, वो फीलिंग नहीं जा रही थी। वो कहीं न कहीं अंदर से मुझे सता रही थी कि आप दूसरों के जैसे नहीं हो और जब भी आप दूसरों के समेत बैठते हो तो आप आप फिट इन नहीं होते हो। और इसका एहसास मुझे कई बार दिलाया गया। इनफैक्ट मुझे याद है मैं बहुत कोशिश करती थी, फ़ेवरेट प्रोफ़ेसर थे। मैं इम्प्रेस करने की बड़ी कोशिश करती थी। और एक बार जब मैंने हाईएस्ट स्कोर मैं बहुत बार हाईएस्ट स्कोर लाती थी उनके क्लास में, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो दूसरे बच्चों को कहने लगे कि देखो कहाँ से आई है, कितनी दूर से आई है लड़की और तुम्हें यहाँ आके हरा रही है। पहले मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, मैं सोचने लगी कि ओह माय गॉड! कितनी तारीफ़ कर रहे हैं और जब तक मैं शाम शाम को घर पहुँच गई, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी तारीफ़ नहीं, बल्कि ये दूसरों को इंसल्ट कर रहे थे कि देखो, एक बैकवर्ड जगह से आती है ये लड़की और तुमको हरा गई। इट वाज़ सॉर्ट ऑफ शेम ऑन यू, तुम नहीं हरा सके। तो ये सब कुछ चलता रहा। मैं उसके बावजूद उनकी काफ़ी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर थे। इनफैक्ट मुझे एक बार ये भी याद है लोग मिसजज कर जाते हैं। मुझे ऐसा कहा गया कि तुम तो कॉन्वेंट में पढ़ी होगी इस वज़ह से तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता हुआ होगा कि वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हाइल ग्रोइंग अप। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ काफ़ी थी। मुझे जो भी इंग्लिश आती थी वो मेरे पापा और दीदी ने सिखाई थी। लोग बहुत मिसजज कर जाते हैं। उन्होंने मेरे मुँह पे कहा कि तुम तो कॉन्वेंट से आती हो, दूसरे बच्चों का सोचो जिनको वो अवसर नहीं मिला। दिस कुडन्ट बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। इनफैक्ट जब हम बड़े हो रहे थे तो काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ थी। और एक काफ़ी आम स्कूल में जाते थे जहाँ पे टीचर्स भी कभी ग्रामर में गलतियाँ करते थे। तो ये मिसजजमेंट कभी-कभी होती है आपके साथ, तो मेरे साथ काफ़ी बार हुई है। एनीवे अब क्योंकि पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और पढ़ाई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली मैं एक गोल्ड मेडल हासिल कर पाई, जो कि मेरे 5 सालों की मेहनत का फल था। अब यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, साइकोलॉजी तो सीखी ही और मैंने रेज़िलियंस भी सीखी। कैसे आप मुश्किलों का सामना करें डट के और बिल्कुल हार ना मानें, ये चीज़ मैंने सीखी है। जब हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, डिसर्टेशन भी चल रही थी, काफ़ी स्टूडेंट्स भी मुझे पूछते हैं, मैम डिसर्टेशन का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो हमारे लिए भी ऐसा ही था, 2 महीने थे हमारे पास। साथ में मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़्ड थी, तो ये मैंने मैनेज करना सीखा। मैं उनके लिए पकाती, फिर मैं हॉस्पिटल जाती, फिर मैं इंटर्नशिप करने जाती, फिर मैं डेटा कलेक्शन करने जाती डिसर्टेशन के लिए। तो डिसर्टेशन से 1 महीने पहले मैं और मेरे दोस्त जो थे, क्लासमेट्स जो थे, हम सोए नहीं हैं, 2-2 घंटे सोते थे हम। तो ऐसे जब हमने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, तो हमें समझ आया कि जीवन में लड़ना सीखना होता है। यू हैव टू बी रेज़िलिएंट, यू कैन नॉट गिव अप व्हेनेवर अ डिफिकल्टी शोज़ अप। एंड दैट वाज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। अब एग्ज़ाम्स हो गए, मास्टर्स खत्म हो गई, सब ठीक था। तो ऐसा था कि पापा मेरे रिटायर हो गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, बेटर है अगर तुम जॉब कर लो। तो मैंने भी सोचा कि बेटर है कि मैं जॉब कर लूँ। ऑल्दो मेरा शौक था कि मैं पीएचडी करूँ, लेकिन उतने फाइनेंसेस थे नहीं और नेट जेआरएफ क्या होता है इसकी अच्छे से समझ नहीं थी मुझे। तो इससे पहले कि मेरे रिज़ल्ट्स आ जाते, मैंने काम करना स्टार्ट किया। तब साइकोलॉजी में ज़्यादा अवसर थे नहीं, तो इस वजह से मैंने एक आईटी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। ये मैंने 2 साल के लिए किया और धीरे-धीरे मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि ये इसमें मेरी रुचि नहीं है। ये मैं नहीं करना चाहती, इसमें मन नहीं लग रहा। और तब एक क्लोज़ फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम ये छोड़ दो। मैंने पहले सोचा था कि जॉब के साथ-साथ पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही थी और उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तो दोस्त ने कहा कि तुम छोड़ दो और तुम बेसिकली नेट कर लो। तुम्हारा जो है इंटरेस्ट वो पढ़ाई में है और पढ़ाने में है। मुझे याद है जब मास्टर्स में हमें पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते हो? मेरे एचओडी ने, मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे पूछा था कि क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैम कुछ आपके जैसा। मैं कभी किताब लिखूँ, मैं कभी पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को और पढ़ाने में मज़ा आए, बस ये मैं चाहती हूँ। और ये बात मुझे याद आई, तो मैंने सब छोड़ दिया। मैंने पापा को कहा कि देखो पापा, 6 महीने सपोर्ट कर दो बस। मैं काम नहीं कर सकती, 6 महीने मुझे पढ़ना है। मैं एक बार नेट लिखना चाहती हूँ, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा, वो हमेशा से सपोर्टिव रहे थे, काफ़ी आज़ादी भी दी थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कर लो। और तब कंडीशंस घर पे बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्योंकि मेरी दादी जो थी उनको साइकोसिस और डिमेंशिया साथ में डायग्नोज़ किया गया था। अब स्किज़ोफ्रेनिया और ऐसे शब्द हम हम मूवीज़ में देखते हैं, हमें लगता नहीं है कि जो हमारे क्लोज़ फैमिली मेंबर्स होंगे उनके साथ कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और मेरी दादी जो थी वो काफ़ी अनस्टेबल कंडीशन में थी और हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो वो सोती नहीं थी, मेडिकेशन के बाद भी, सब कुछ सपोर्ट के बाद भी वो सोती नहीं थी। तो मैं और मेरी दीदी जो थे वो टर्न्स लेते थे। अगर वो रात में दादी के साथ बैठती तो मैं दिन में दादी के साथ रहती और मैं रात में पढ़ लेती, तो ऐसा था। बच्चे अभी भी मुझसे पूछते हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, पूछते हैं कि मैम आपने कितना समय दिया पढ़ाई को? मेरे पास 3 महीने थे, 3 महीने से कम था एग्ज़ाम के लिए समय। और मेरे पास ये लग्ज़री नहीं थी कि मैं डिसाइड करूँ मैं कब पढ़ूँ और मैं कब ना पढ़ूँ। इनफैक्ट मेरे लिए ये एक इनाम जैसा था, जो टाइम मुझे मिलता था मैं पढ़ लेती थी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि फ्री टाइम ऐसा कुछ होता है या मेरे पास फ्री टाइम हो तो मैं क्या करूँ? तो जितने पैसे थे, जितनी बुक्स मैं खरीद पाई, जितने रिसोर्सेज़ मुझे मिले, जितने नोट्स मुझे मिले, मैंने सब पढ़ लिए। क्योंकि मुझे पता था कि ये मौका शायद दोबारा नहीं आने वाला है और जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया। अब दिसंबर में एग्ज़ाम था। मुझे याद है जनवरी के पहले हफ्ते में, इनफैक्ट अराउंड 10th रिज़ल्ट आया, रात को रिज़ल्ट आया और मेरा नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया था एंड आई वाज़ ऑन क्लाउड 9। मैंने सोचा कि बस अब तो लाइफ़ बन गई, अब तो हो गया, अब तो टेंशन नहीं। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तुरंत ही आपको एक कॉल लेटर आएगी और आपको जॉब पे बुलाया जाएगा। लेकिन अफ़सोस ऐसा होता नहीं है और ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ। मेरी काफ़ी उम्मीद थी कि अब तुरंत जो है साइकोलॉजी के फ़ील्ड में एक अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिले, जिसको मैं अब मैं टीचिंग करियर अपना स्टार्ट करूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तब अपॉर्च्युनिटीज़ 2019 जनवरी में उतनी थही नहीं थी साइकोलॉजी के लिए और मैं एक मंडेन जॉब नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ाना चाहती थी। तो जब मेरी ट्रेनिंग हुई टीच फॉर इंडिया के लिए, तब मुझे एक झटका-सा लगा और मैंने एक कंप्लीटली नई दुनिया देखी। मुझे लगता था कि मेरा जीवन अभी तक बहुत कठिन रहा है, ओह माय गॉड! मेरे जितने मुश्किलात किसी ने नहीं देखे होंगे। लेकिन जब मैंने ये बच्चे देखे,
तो आँखें खुल गई। मैंने देखा कि कैसे एक 10-10 लोगों की फैमिली एक कमरे में रह रही थी। कैसे बच्चों को स्कूल तक लाना ही एक चैलेंज था खुद में। कैसे बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन घर वाले उनको इलेक्ट्रिशियन या ऐसा कुछ बनाना चाहते थे। और मैंने जो यहाँ पे सीखा इनफैक्ट बच्चों को जो सिखाया उससे ज़्यादा उन्होंने हमें सिखाया। और ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे हमें ना सिर्फ़ बच्चों को कन्विंस करना पड़ता था स्कूल आने के लिए, लेकिन घर-घर जाके उनके पेरेंट्स से हमें बात करनी पड़ती थी, कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनका एक ब्राइट फ्यूचर है, उनका भविष्य खराब ना करें। तब हमें सुनने को मिलता था कि कैसे भी तो कमाना ही है, क्या करना है? ऐसे केसेस थे जहाँ पे 7th क्लास के बच्चों को जिनको मैं ज़्यादातर पढ़ाती थी ज़्यादातर फादर्स नहीं थे बच्चों के और जो 7th क्लास के बच्चे थे वो दिन में स्कूल आते थे और रात में कभी काम करते थे। और ये मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी क्योंकि हमें तो पता है चाइल्ड लेबर इलीगल है यू नो आई यूज्ड टू थिंक कि सबको साफ पानी मिलता है, सबके अच्छे-अच्छे घर होते हैं और मेरा जो नॉर्मल का परसेप्शन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात में जब बच्चे पढ़ना चाहते थे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं थी। इनफैक्ट सबसे मुश्किल समय तब था जब बच्चों के 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और ऐसे भी बच्चे थे 10th क्लास में, जिनको ए-बी-सी तक नहीं आती थी, उनको वो तक सिखाना पड़ा। और वो भी बहुत मुश्किल दौर था। मैं और मेरे जो कॉलीग्स थे, हम 4 बजे के बाद बैठ के उनके साथ 1-2 घंटे उन्हें पढ़ाते थे। और उसके बाद फाइनली जब वो सब पास हुए, तो एक अलग ही खुशी मिली। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ हम कैसे जज करते हैं किसी को। तो जो बहुत गरीब लोग होते हैं तो मैं हमेशा सोचती थी कि टीवी लगाया है, एक कमरे का घर है, क्यों टीवी, क्यों केबल? क्यों ना आप वो पैसे जमा करो, यू नो? तो ऐसी सोच थी पहले या फ्रिज इनको क्यों चाहिए? तो जब मैंने उनके साथ बात की, जब व्हेन दे डोंट रिमेन द अदर एनीमोर जब आप घुलते-मिलते हो, जब आप उनके घर जाते हो, उनके साथ खाना खाते हो, तो आप रियलाइज़ करते हो कि कैसे उनमें और आप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि कैसे वो भी इंसान हैं और वो भी ज़िंदगी में छोटे-छोटे कम्फ़र्ट्स जो हैं वो चाहते हैं। कैसे उनके उनका जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल है और कैसे इट्स अ लिटिल एस्केप फॉर देम वो कभी-कभी वो छोटी खुशियाँ ढूँढते हैं लाइफ़ में और ये चीज़ गलत नहीं है। ऐसी चीज़ें मुझे मैं रियलाइज़ करती गई और ऐसा भी हुआ कि बच्चों के लिए एम्पैथी हम कहते हैं, दूसरों की भावनाएँ समझना। जब मैंने ये समझा कि बच्चे की जब घर पे पिटाई होती है, अब्यूज़ होता है, उसके लिए सबसे सेफ स्पेस एक क्लासरूम होता था। जहाँ पे शायद भले ही उसकी पिटाई भी क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ उस लेवल की हिंसा या ज़बरदस्ती जो घर पे होती है या जिस तरह का माहौल घर पे होता है, उससे वो भाग के आता है। देयर वर मेनी एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे अल्कोहलिक्स थे फादर्स या ऐसा कुछ था और बच्चे जो थे वो भाग के उनके लिए एक सेफ स्पेस था स्कूल। इवन दो स्कूल में भी उनके लिए उतना कम्फ़र्ट नहीं था, उनको फ़ीस देने के लिए सताया जाता था। बहुत बीटिंग भी होती थी दूसरे टीचर्स द्वारा या ऐसा कुछ होता था। लेकिन जो स्ट्रेंथ वो बच्चे दिखाते थे या जो रेज़िलियंस वो दिखाते थे, वो बहुत कमाल की चीज़ थी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर ये बच्चे पढ़ सकते हैं, तो हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते? तो दूसरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो आप जीवन में कोशिश क्यों नहीं कर सकते? मई 2020 में मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई जहाँ से मेरी अनअकैडमी की जर्नी स्टार्ट हुई। ऑनलाइन पढ़ाने का एक पार्ट टाइम बेसिकली जॉब था। तो मैंने बहुत सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगी? करूँ मैं, नहीं करूँ? क्या बच्चे जब मैं जाऊँ ऑनलाइन क्लास में तो बुरे-बुरे शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे? या चले कहेंगे कि चले जाओ। तो मैं काफ़ी हेज़िटेंट थी, लेकिन मैंने सोचा कि कर लेते हैं, अच्छी अपॉर्च्युनिटी लग रही है। तो मैंने स्टार्ट किया और मेरी पहली क्लास में 9 बच्चे थे, सिर्फ़ 9 बच्चे थे। और उनको भी ज़्यादा कुछ मेरी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पढ़ाती थी इंग्लिश में। आयरनी ये है कि अब मैं सब कुछ हिंदी में पढ़ाती हूँ और हिंदी मुझे नए से सीखनी पड़ी, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो तब शुरुआत ऐसे हुई मेरी रैंक कुछ 200 थी प्लेटफ़ॉर्म पे और मैं सोचती थी कि जिन एजुकेटर्स की रैंक 50 है, 20 है, 30 है, कितने महान होंगे वो लोग। मैं भी कभी ऐसा बन सकती हूँ क्या? क्या मेरे से भी ऐसा हो सकता है क्या?
तो ये जर्नी मेरी कंटिन्यू हुई जब मैंने बच्चों को पढ़ाया और मज़ा आने लगा मुझे भी क्लास में और उनको भी मेरी क्लास में मज़ा आने लगा। तो ऐसे इंटरेक्शन बढ़ती गई और मुझे कंटेंट में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। मेरा सपना जो पढ़ाने का था वो भी पूरा हो रहा था और सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मुझे ये न्यूज़ मिलती है, इट वाज़ 18th ऑफ सितंबर 2020। न्यूज़ मिलती है कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। वो कश्मीर में थे और मैं हैदराबाद में थी और ऐसा कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन फिसल गई। मुझे समझ नहीं आया कि कौन था, क्या कह रहा था, क्या हो रहा है और मैं यकीन भी नहीं कर पाई। तो इमोशनल ब्रेकडाउन छोटी चीज़ है। क्या हुआ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में और ऐसा मुझे लगा कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ थे। उन्होंने ही बचपन से गाइड किया था, आज़ादी दी थी, उन्होंने ही दी थी। अम, सिखाया था जो भी आता है लाइफ में, वैल्यूज़, पढ़ाई जो भी आता है, उन्होंने ही सिखाया था। और जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने उनके साथ बात ना की हो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? घर गई तो उनके जो लास्ट राइट्स थे, उनके जो रिचुअल्स थे वो हो चुके थे। तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं गुस्सा करूँ या मैं शुड आई ग्रीव, शुड आई क्राई और शुड आई बी एंग्री? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में आई थॉट आई विल डेफिनिटली आई विल लूज़ माय माइंड। आई कांट डू एनीथिंग एनीमोर। मैं कुछ और नहीं कर सकती, जीने का कोई मकसद नहीं है। और 2-3 दिन ऐसे मैंने गुज़ारे, ऐसे ही इन ग्रीफ, क्राइंग, एंग्री। और फिर मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मेरा जो पहला बैच था, उनका 24th सितंबर को एग्ज़ाम था, नेट एग्ज़ाम, कुछ ऐसा 24th, 25th। और मुझे ऐसा लगा कि पापा तो चले गए, मैं कुछ भी करूँ, मैं वापस नहीं ला सकती उनको। तो मेरी जो ड्यूटी है मेरे स्टूडेंट्स की तरफ, अगर मेरे पापा होते वो भी यही चाहते कि मैं अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करूँ। मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं स्टूडेंट्स को अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो उनका एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर मैं उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो अभी अपने मेंटल सैनिटी के लिए, अपने दिमागी संतुलन के लिए बेस्ट है कि तुम चुपचाप उठो और तुम काम करने लगो। तुम वही कंटेंट बनाओ जो तुम्हें आता है और तुम वैसे ही मेहनत करो और तुम अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करो। और यही मैंने किया। और जब रिज़ल्ट आया फाइनली तो थोड़े बच्चों का जेआरएफ का सिलेक्शन हो गया, काफ़ी बच्चों का नेट का सिलेक्शन हो गया। और मैं कह सकती हूँ कि उन 2, 3, 4 महीनों में ये दिस वाज़ द ओनली पॉज़िटिव न्यूज़ दैट आई गॉट। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी जीने की आशा थोड़ी-सी मिली। ये 2-3 महीनों में ऐसी एक न्यूज़ थी जिसने मुझे कुछ उम्मीद दी। I basically held on to it and I thought that this would be my reason to go on. This would give me meaning. और मुझे मेरे स्टूडेंट्स से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी सारा प्यार मिला और ऐसे मुझे क्लासेस लेने की, अपना पूरा समय अपने काम में डालने की आदत हो गई। और ऐसे ही मैंने पिछले साढ़े 3 साल गुज़ारे। I have put in most of my time into my work and I have found it very, very rewarding. मुझे ये समझ आया कि कैसे धीरे-धीरे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, जितनी ज़्यादा मैंने मेहनत की, जितना ज़्यादा मैंने अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, उतनी ही उनकी भी सफलता बढ़ती गई। मैंने ये देखा कि इवन रियलाइज़ करे बगैर मेरी रैंक जो 200 पे थी, मेरी कोई बड़ी यूट्यूब प्रेज़ेंस नहीं थी और मेरा जो सब्जेक्ट है काफ़ी कम लोग लेते हैं, साइकोलॉजी। तो इसमें मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे मेरी रैंक जो थी 200 से 150 फिर 100 फिर 50 फिर 22 फिर एक दिन 6 फिर 3 फिर 2 और फिर फाइनली 1। और ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स का सपोर्ट ना मिला होता और अगर मैंने उनको सपोर्ट नहीं दिया होता। हर बैच के साथ जैसे-जैसे मेरी रैंकिंग इम्प्रूव होती गई मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे, वैसे ही जितने टॉपर्स मेरे एक-एक बैच से होते थे, उनकी संख्या भी बढ़ती गई। धीरे-धीरे जेआरएफ्स जो थे, वो पहले 2-4 फिर एक बैच में 5-10 फिर 20 और इस बार लगभग 50 जो कि ऑल इंडिया अगर आप देखो ऑलमोस्ट हाफ़ है मेरे सब्जेक्ट के लिए। और 200 से ज़्यादा बच्चों ने एक ही बैच में, मेरे रिसेंट बैच में नेट क्लियर कर लिया है।
नाउ टू मी दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। लेकिन मुझे याद है कि मिरेकल के पीछे, एक चमत्कार के पीछे एक्चुअली बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। ऐसे भी दिन हुए हैं एग्ज़ाम से पहले जब मैंने 24 घंटे बैठ के काम किया है सोए बगैर। मॉक टेस्ट बनाने होते हैं, तो मुझे याद है कि कैसे मैंने एक मॉक टेस्ट बिल्कुल 24 आवर्स का मैराथन बैठ के एक जगह बैठ के क्वेश्चंस बनाए, उनकी एक्सप्लेनेशंस बनाई। So all I want to say is for me, every little effort I have put in, जो मैंने अपने जीवन में छोटे-छोटे एफर्ट्स किए हैं, जितने भी किए हैं, जब भी किए हैं, I finally received the full and more than what I had expected of it. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एफ़र्ट जो है वो ज़ाया नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फ्री यूट्यूब क्लासेस भी हम करते हैं अन अकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से भी बच्चे जुड़ते हैं और कहते हैं कि मैम जो ये आप 2-4 घंटे की क्लासेस करते हो एग्ज़ाम से पहले, इसने हमारा एग्ज़ाम क्लियर करा दिया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो होती हैं, दे गिव यू द करेज टू लिव एंड एवरी सिंगल डे, ऐसा कोई दिन नहीं है साल में जब मुझे एक मैसेज स्टूडेंट से ना आए कि मैम आपने लाइफ बदल दी। और मेरे लिए इससे बड़े इम्पोर्टेंस की बात कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट कंटिन्यूज़ टू गिव माय लाइफ मीनिंग एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स मी फील लाइक लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।